बैकग्राउंड है वो रहा है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, है ना। मैं ऐसे रहने वाला बिहार का हूँ, सीतामढ़ी का। तो आप लोग भी ज़्यादातर मुझे लगता है कि इसी एरिया के होंगे, मतलब बिहार झारखंड भागलपुर से, ना सीतामढ़ी से हैं। तो मेरा हालांकि स्कूलिंग वहीं से हुआ था, 10th 12th तक मैं पढ़ा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा ने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, फिर VIT मेस्ता आए। उससे पहले सेंट्रल उड़ीसा में जो होंगे वहाँ के सेंट्रल शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी है, वहाँ था मैं। फिर VIT मेस्ता में 1 साल थे, 1 साल यहाँ है। अराउंड 2 साल से मैं रांची में पढ़ा रहा हूँ। सो एक्चुअली मेन टॉपिक तो मैंने, चूँकि आप लोगों का ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें मैंने वैसा अपने एरिया का टॉपिक नहीं रखा, क्योंकि आप सबका अलग अलग एरिया होगा ना, क्योंकि आप लोग कुछ आर्ट से होंगे, कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, वो भी स्टैटिस्टिक्स है, सो वो फील्ड थोड़ा मैं नहीं चुना, क्योंकि आप लोग हो सकता है अनकम्फर्टेबल हो, सो दैट्स वाई। वरना उससे हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ लोग क्यूरियस हो तो हम जान सकते हैं, मतलब हम हेल्प कर सकते हैं आपका अगर जरूरत पड़ेगी तो। लाइक जैसे हम लोग मतलब जो रिसर्च करते हैं, अगर मैं अपना बताऊँ तो हमारा जैसे पाइथन हो गया, थोड़ा डेटा एनालिसिस उससे हो जाता है, आर प्रोग्रामिंग है, आप लोग जानते हैं आर प्रोग्रामिंग सब लोग जानते ही होंगे। जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ऐसा कुछ है ना। आजकल देखो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, इन सबके पीछे क्या है, कोडिंग है ना। कोडिंग आप सब लोग जानते हो, कोडिंग क्या है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग जैसे डेटा आप देते हैं, उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मान लो NEP की मैं बात करूंगा आज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग इस वर्ड से अवेयर होंगे, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है। तो मुझे बताइए पहली बार इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, किस ईयर में? 2020 नहीं, पहली बार, सबसे पहली बार, ये तो लास्ट है, रिसेंट है, कि मतलब आखिरी बार कब आई है, पहली बार, सबसे पहले 86 इससे पहले था, उसको पहले भी हुआ था। अच्छा, हाँ, तो आज़ादी के बाद पहली बार जो नेशनल, वहाँ पे NE अभी इसमें आएगा वो, उस समय नाम था, अभी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस टाइम ना था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, है ना। सो वो 1968 में आई थी, एक्चुअली जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। सो 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो कि आप देख सकते हैं। फिर उसमें बाद में जो सेकेंड टाइम, जैसे आप लोगों ने कहा सेकेंड टाइम, उसको अपडेट किया गया 1986 में, जब आई थिंक राजीव गांधी की सरकार थी, है ना, उनकी सरकार थी। एंड उसी को बाद में 1992 में थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, तीसरी बार समझिए, तो बिल्कुल न्यू नहीं था। तो मतलब 68 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 86 में दूसरी आई, उसके बाद 1992 में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, और अभी जो है आपका तीसरी बार जो है 2020 में, जुलाई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और होना है। तो क्या आप लोग यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हुआ है, अवेयर हैं आप लोग? सब हो गया है। तो कुछ पॉइंट्स बताइए आप लोग, जो आप लोग जानते हैं नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या नया है, 1 बाय 1 आप लोग बता सकते हैं, कोई भी आप हैंड रेज कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, सो दैट इससे पता चलेगा। जी सर, आप बताइए। आप बैठ के बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया। जी सर, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। जी सर, चॉइस बेस्ड सिस्टम चॉइस बेस्ड सिस्टम हो गया जी, ओके। और 8 सेमेस्टर बोलते 6 सेमेस्टर इंटर्न एग्जाम हाँ, 4 मतलब 6 सेमेस्टर में डिग्री लिया जा सकता है। 8 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का ऐसे प्रोग्राम है, डिग्री आपको 6 में मिल जाएगा। मतलब इसमें क्या है, डिप्लोमा, डिग्री, ऑनर्स, इस तरह से डिवाइड किया गया है ना। तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, फिर डिप्लोमा कोर्स है, फिर है ना, उसके बाद डिग्री है, फिर ऑनर्स है। तो मतलब आपके पास एग्जिट का ऑप्शन है। जैसे जी, अब आप सीधा 4 ईयर यूजी करके सीधा PhD कर सकते हैं। जैसे MPhil आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किए होंगे, अब MPhil की डिग्री खत्म हो गई है, मतलब अब MPhil डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब अब MPhil का एडमिशन होगा ही। सर इसमें और इंडियन सबसे बड़ा है, जी सर। जो अगर साइंस का है और वो आर्ट्स लेना चाहता है या मैथमेटिक्स लेना चाहता साइंस बिल्कुल सर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आजकल आ गया है। हाँ यस सर, मल्टी, उसमें क्या है कि सर पहले क्या था कि आप 10th के बाद चुनना था साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अब ऐसा कुछ बायसनेस नहीं रहा है। अब आर्ट्स वाला बच्चा भी मैथ ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, मतलब ओपन ऑप्शन है आपके पास। फिर जैसे मान लीजिए आप 4 ईयर यूजी डिग्री हो गई है अब, है ना, 4 साल का ग्रेजुएशन है अब, लेकिन कोई बच्चा चाहे तो 3 साल बाद छोड़ सकता है, जैसे आपने कहा वो भी ऑप्शन है, 2 साल बाद भी छोड़ सकता है, लेकिन उसको डिप्लोमा मिलेगा, लेकिन वो चाहे तो बाद में कंटिन्यू भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए छोड़ दिया बीच में, उसको फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, जॉब ज्वाइन कर लिया, उसको 5 साल बाद रियलाइज होता है कि मुझे फिर से करना है आगे उसी को, तो उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन वो कैसे कंटिन्यू करेगा, तो आपने वर्ड सुना होगा ABCID, पूरा नाम बताइए कोई
का कोई फुल फॉर्म पता है? ABCID सुना होगा आप लोगों ने, कॉलेज में बनवाते हैं हम लोग। हाँ, ABCID क्या होता है? एकेडमिक क्रेडिट कार्ड। हाँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जैसे क्या है ना, हर कोर्स का एक वो है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के जैसे मैं पीजी कोर्स पढ़ाता हूँ, तो पीजी में क्या है कि 80 क्रेडिट बच्चा पूरा करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट करके छोड़ दिया, तो वो ABCID जो है ना, वो यूनिवर्सल है। जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में, अभी क्या सिस्टम है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको ABCID बनाना कंपलसरी है। एडमिशन के टाइम पे ही बच्चे को सबमिट करना है। तो ABCID सबमिट करते तो उससे ये पता चलता है कि कौन से बच्चे ने कौन सा कोर्स किया, कितने क्रेडिट के कोर्स कंप्लीट किए हैं। अगर वो फर्स्ट ईयर बाद छोड़ दिया और उसको 2 साल बाद फिर कंटिन्यू करना है, तो उसके रिकॉर्ड में ऑलरेडी है कि बच्चे ने 40 क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो उसका पीजी डिग्री के लिए उसको 40 क्रेडिट और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर उसी ABCID के बेस पे, मतलब रिकॉर्ड कैसे आप पहचानेंगे किस बच्चे ने क्या किया? तो ABCID गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि NEP का ही पार्ट है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना, तो उसके थ्रू होता है। और इसमें क्या नया है, पहले जो आपका एजुकेशन फ्रेमवर्क था, जैसे हम सब, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सरकारी स्कूल क्लास 1 से स्टार्ट होती थी, ऐसा था ना पहले। तो आप लोग भी शायद 1 से स्टार्ट किए होंगे जो सरकारी में पढ़े होंगे। प्राइवेट में वो सिस्टम था नर्सरी, LKG, UKG वाला, है ना, लेकिन सरकारी में तो नहीं था अभी तक। लेकिन अब NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये जो नर्सरी, LKG, UKG का सिस्टम गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, मतलब वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है। पहले सरकारी स्कूल में क्लास 1 से स्टार्ट होता था। अब आपने अगर देखा होगा NEP का, जैसे 10+2 मॉड्यूल था पहले, है ना, 1 to 10, फिर 11 12, 10+2 का सिस्टम था। अभी आपने पढ़ा होगा सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब क्या सिस्टम है, अभी आपने देखा NEP के थ्रू एजुकेशन में क्या सिस्टम अभी चल रहा है? नहीं, मतलब जैसे 10+2 था, तो इसको ब्रेक किया गवर्नमेंट ने, उसको ब्रेक किया हुआ है। क्या है? हाँ, 5+3+3+4, है ना। पहले 10+2 था, तो 12 साल का एजुकेशन होता था पहले, से 10वीं और 11वीं 12वीं। अब उसी वो एज ग्रुप पहले क्या होता था कि 6th ईयर में आप पहली क्लास में जाएंगे और जब 10th पास करेंगे तो 16 होगा, तो 6 to 16 का था। अभी क्या है, अभी है 3 to 16 है, 3 to ना, मतलब एजुकेशन है, एज में बात करो, एज की। तो बच्चा पहली बार गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग एडमिशन कब ले सकता है? 3 ईयर के एज में। जो आंगनबाड़ी है या, है ना, जो प्री स्कूलिंग, मतलब प्री स्कूलिंग अब गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि आपको पहली क्लास से पहले आप जो आंगनबाड़ी सिस्टम है तो उसको अब एक्सेप्ट कर रही है। तो जो 5+3+3+4 है, तो 5 में क्या क्या आएगा, कि पहले 5 में क्या क्या आएगा? जो अभी लोग को बता रहे हैं, NEP की हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो पहले 10+2 का सिस्टम था। हम लोग और आप लोग जो पढ़े हैं 10+2 के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, पहली से 10वीं फिर 11वीं 12वीं। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने चेंज किया है, अब जो सिस्टम है 5+3+3+4। तो पहले जो 5 साल है वो क्या है, तो जैसे अगर बेसिक समझाया थे, नर्सरी, LKG, UKG 1 2, ये एक ब्लॉक हुआ। हाँ, फिर उसके बाद 3 है, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को एक ब्लॉक बनाया सरकार ने। फिर उसके बाद 6 7 8 एक ब्लॉक बनाया, उसके बाद 9 to 12 एक ब्लॉक बनाया। तो अब इस पार्ट में उन्होंने ब्रेक किया है 5+3+3+4। एज ग्रुप अब क्या है? 3 to 16। बच्चा 3 साल के एज में एंटर करेगा आंगनबाड़ी में या उसमें, तो वहां भी अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपको फर्स्ट जब आप स्कूल चेंज करते मिलता है ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वैसा सिस्टम है कि आंगनबाड़ी के बेस पे आपको फिर आगे 1 तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं थोड़ा PPT के थ्रू जाऊं तो उसका थोड़ा चेंज कीजिए। तो ये तो बेसिक आइडिया है, ये हमारा कंटेंट है। सो बाकी बॉटम में आप एक कोट देख सकते हैं गांधी जी का, इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी चेंज द एजुकेशन सिस्टम, है ना। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में एजुकेशन में हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो लीडर हैं, हम बच्चों को सेव कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भी अपडेट होना पड़ेगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या नया है और वो चीजें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या क्या चेंज की जरूरत है। आप भी उसमें फीडबैक दे सकते हैं। जब NEP बन रहा था और 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, है ना, बीजेपी की, तो उन्होंने ये शुरू किया था सर्वे और ये सब डेटा कलेक्ट करना। उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये 16 तक बन के तैयार हो गया था, 16 या 18 में आई थिंक। एक बार 16 में आया था, फिर अपडेट हो गया, 18 में आई थिंक हुआ था, फिर बाद में 20 में इम्प्लीमेंट हुआ फाइनली। तो इसमें 3-4 साल डिफरेंट लोगों का ओपिनियन लिया गया जो एजुकेशन सेक्टर में है। उसके अकॉर्डिंग बाद में अगर आप गूगल करेंगे तो जो NEP, किसी ने ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा है क्या आप लोगों में? किसी ने NEP का ये 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। तो
तो उसी से हमने कुछ पॉइंट हमने लिए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए सर। तो ये एक तो बेसिक एनईपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का थीम है कि एक्चुअली थीम क्या है। जैसे थीम अगर आप देखेंगे एकेडमिक लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये सब एनईपी का एक समझिए इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ये थोड़ा नया मिलेगा आपको। हम लोग अपने सिस्टम को इंडियन नॉलेज सिस्टम एक नया सब्जेक्ट भी अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि हम जो पुराने समय में जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम था उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक एक थीम है आपका। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। बाकी ये क्यूआर कोड है, ये पीपीटी हमने सर के साथ शेयर किया है, ये आपको सर शेयर कर देंगे तो पीपीटी मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा कंटेंट है लेकिन हम टाइम में जितना हो पाएगा उतना डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये चीज हमारे पास है। तो ये बेसिक एक थीम है हमारा। अच्छा, आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है क्या? एसडीजी जी। कितने होते हैं, कितने हैं ये? 17 है सर, है ना। तो एसडी किसने डिसाइड किया था? यूनाइटेड नेशंस ने जी सर। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किया था वर्ल्ड के एम्पावरमेंट के लिए, जो पूरे वर्ल्ड को बताया गया कि ये हमारे गोल्स हैं अचीव करने। 17 गोल्स हैं। तो उसमें एक 4 नंबर पे है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं क्या, किसको याद हो कुछ जिसमें से 17 क्या क्या गोल्स हैं? पॉवर्टी है जी, तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, सैनिटेशन है, उसके बाद सोलर एनर्जी पे फोकस है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, इस तरह से। हाँ, 17 डिफरेंट प्रोग्राम आप देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये मतलब हमारी बेटर सोसाइटी का ये 7 मतलब यूनाइटेड नेशंस ने गोल्स दिए हैं सब कंट्री को। तो उसी में 4th पॉइंट पे आता है क्वालिटी एजुकेशन। तो एनईपी एक्चुअली उसी को सपोर्ट करता है, क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारा उस पे बेस्ड है ना। तो ये तो बेसिक थीम हो गया। बाकी ये थोड़े एनईपी के बारे में इंट्रोडक्शन है कि एनईपी 2020 इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी रिप्लेसिंग द 1986 एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2000। तो जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी, तो अराउंड 33-34 साल हो गए थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था। तो अभी 2020 में उसको समझिए अपडेट किया गया है। तो उसमें बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं जो कि आगे हम देखेंगे। सो मेनली हायर एजुकेशन का विजन क्या है? तो मेनली जैसे बताया हमने कई सारे इसके ब्लॉक्स हैं, है ना। तो जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग एमफिल की डिग्री अब खत्म कर दी गई है। यूजी पहले जैसे पहले 3 ईयर कोर्स था बीएससी बीए, अब उसको 4 साल का कर दिया गया है। तो उसमें ये कि मास्टर्स को कंपलसरी नहीं रखा गया है। आप मास्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप 4 साल की अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो सीधा पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल डिग्री तो अब है ही नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया कि एमफिल डिग्री अब एग्जिस्ट नहीं करती है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एमफिल डिग्री ही नहीं है अब, तो अब कहीं एमफिल में एडमिशन नहीं होगा। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री हो गई। 12th तक हमने डिस्कस किया था 5+3+3+4, तो ये हो गया 12th तक का। इसके बाद का क्या है? इसके बाद है 4 ईयर बैचलर डिग्री। अब उसके बाद आगे अभी 1 ईयर मास्टर इंट्रोड्यूस होगा। अगर बच्चा करना चाहे तो 1 ईयर का मास्टर कर सकता है, अदरवाइज वो 4 ईयर बैचलर डिग्री करके सीधा पीएचडी कर सकता है। ये भी ऑप्शन है आपके पास। सो ये हायर एजुकेशन का क्या गोल है? द पॉलिसी इनविजन्स अ हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज मोर इंक्लूसिव, लर्नर सेंट्रिक एंड ग्लोबली रेलेवेंट। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा एनएसएन जो पॉलिसी में कि पहले से 5वीं क्लास तक का कोशिश ये रखा गया कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। जैसे आपके जो रीजनल लैंग्वेज हैं, हिंदी है या जो लोकल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल है ना, हाँ मदर लैंग्वेज ही। तो स्कूल एजुकेशन में ये ट्राई किया गया है कि मदर लैंग्वेज जो आपका मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाए। इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि बच्चा जल्दी सीख पाएगा। वरना क्या होता है लैंग्वेज, जैसे आप लोगों को याद होगा हम भी 10वीं तक हिंदी में पढ़े, 11वीं 12वीं इंग्लिश में पढ़े, तो दिक्कत क्या होता है वहाँ लैंग्वेज सीखने में बहुत सारी समय चला जाता है। हम कंटेंट तो बाद में समझते हैं, पहले तो इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं। तो वो चीजें हैं। तो बच्चा जैसे मम्मी पापा जैसे बात कर रहा है लोकल टंग में, आसपास से बात कर रहा है, अगर उसी चीजों में अगर आप कंटेंट सिखाते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि बच्चा कंटेंट पे ज्यादा फोकस होगा, भाषा पे नहीं होगा। अब अचानक उसको इंग्लिश सिखाने लगते हैं तो होता क्या, वो इंग्लिश पे ज्यादा जोर देता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि वो क्या सीख रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए इंग्लिश सीखना है तो लोग क्या ज्ञान देते हैं, जैसे हमें भी दिया गया कि आप इंग्लिश में मूवीज देखो, या इंग्लिश में जैसे है कि आप टेडेक्स टॉक्स है, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो जब हम न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ते हैं, जब हमें इंग्लिश नहीं आता है तो हम ये नहीं समझते लिखा क्या है, हम बस ये समझ बोलते थे कि मतलब इंग्लिश आ जाए। मतलब हमें न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखना। तो सेम यहाँ
यहाँ पे है। तो जो गवर्नमेंट ने मदर टंग को इम्प्लीमेंट इसलिए भी करने की कोशिश किया है ताकि बच्चे कंटेंट ज्यादा सीख सके। और अगर आप एनईपी का ओरिजिनल ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया कि जो एक सर्वे है कि जो 85% आपका ब्रेन है ना वो पहले 6 साल में डेवलप हो जाता है। जो बच्चे का ब्रेन है उसका 85% उसका लाइन है कि 85% पार्ट जो है वो एक्चुअली 6 ईयर के एज से पहले डेवलप हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप बच्चे को जो एजुकेशन देंगे वो ज्यादा वो होगा, इसलिए मदर टंग में दिया गया ताकि उसमें कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है ना। सो बाकी यही है कि आगे देखते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि एनईपी एक बहुत है ना वाइड टॉपिक डिस्कशन का है, तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो की हाईलाइट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपने भी सुना होगा यूजीसी अब बंद होने वाला है, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। यूजीसी और एआईसीटीसी, जैसे यूजीसी का काम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उसका काम यूनिवर्सिटी को वो करना, जैसे ये प्रोग्राम यूजीसी के फंडिंग पे चल रहा है ना। तो अब क्या है कि यूजीसी और एआईसीटीसी जो ऑल इंडिया टेक्निकल जो मतलब इंजीनियरिंग के जितने कॉलेजेस हैं उसको एआईसीटीसी हैंडल करती है, यूनिवर्सिटीज को यूजीसी हैंडल करती है। अब गवर्नमेंट क्या करे, दोनों को मर्ज कर रही है, मतलब ये ऐसे कर सकते हैं दोनों को बंद करके एक नया शुरू कर रही है, ऐसे कहिए कि दोनों को मर्ज करके एक नया शुरू हेकी शुरू हुआ है, HECI क्या है, हायर एजुकेशन सेंटर, हायर एजुकेशन कमीशन, हाँ कमीशन हाँ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नाम है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये यूजीसी और एआईसीटीसी दोनों को क्लोज करके गवर्नमेंट एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रही है, क्या दोनों को मर्ज करके एक नया, उसका नाम हेकी है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अब हैंडल करेगी, जो कि अराउंड अभी कुछ दिन पहले मीटिंग था आपने सुना होगा, तो वो इंप्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक में भी। तो ये यूजीसी और ये फिर खत्म हो जाएगा, यूजीसी नहीं रहेगा, एआईसीटीसी नहीं रहेगा, सारे जितने इंस्टीट्यूशन इंडिया के हैं वो हेकी हैंडल करेगी। अच्छा पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी ना, है ना, अब उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है, तो वो भी एनईपी का ही देन है। आप देखिए एनईपी में ये चेंजेस हुए हैं, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था ना, ये मिनिस्ट्री थी, तो उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही ये चेंजेस था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। सेंटर का भी नाम तो वही था सर, एचआरडी सेंटर। हाँ सेंटर, तो आप वो क्योंकि आप वो जो मिनिस्ट्री थी एक्चुअली तो वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, पहले आप देखें एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम था, ये है। सो बाकी क्या है की हाईलाइट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो क्या करना है बताओ, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन जैसे हम लोग आप सब फैकल्टीज हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं, है ना, तो हम सब हायर एजुकेशन में हैं, तो उसकी क्या एक्चुअली हाईलाइट्स हैं, उसमें क्या करना चाह रहे हैं एनईपी। तो पहला जैसे है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब ये नहीं कि हम अगर मान लो सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी का रिसर्च करेंगे, आप मल्टीपल चीजों पे एक साथ रिसर्च कर सकते हो। मैं स्टैट्स वाला हूँ तो मैं आर्ट्स का भी कुछ पार्ट रिसर्च कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप अपने एरिया में लिमिटेड रहेंगे, या अगेन जैसे कहा बैचलर्स में या मास्टर में ये अब आगे फिक्स नहीं रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट माइनर मेजर का कॉन्सेप्ट आया ना कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट माइनर चूज कर सकते हैं, जैसे कोई आर्ट्स वाला बच्चा चाहे तो मैथ ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो वैसा कहना चाह रहा है कि सिलेबस में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, हम रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्लोबल लेवल पे भी एक प्रेजेंस बनाना है, क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप डेटा पढ़ते होंगे तो हम लोग रिसर्च बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कम है वर्ल्ड में, है ना, मतलब रिसर्च हो रहा है, पेपर बहुत पब्लिश हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। हम उस लेवल पे रिसर्च में आज भी आप सुनते होंगे कोई बुक है तो फॉरेन ऑथर की बुक अच्छी होती है, ऐसा आप सुनते होंगे, ऐसा क्यों है? हम भी तो अमेरिका वालों के लिए फॉरेन ऑथर हैं लेकिन हमारे भी अमेरिका वाले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे लिए अगर अमेरिका वाले फॉरेन ऑथर है तो हम भी तो उनके लिए फॉरेन ऑथर है। इतना प्रभावी नहीं हो रहा रिसर्च टेक्नोलॉजी के चलते से, हाँ सब कॉपी कर लेते हैं उससे। पहले भी तो ही होता था, नहीं पहले नहीं होता था, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा है रिसर्च हम लोगों का सर उतना एक्टिव नहीं हो रहा है। देखिए मेन कारण यही यहाँ है, तक पीएचडी की बात है ना सर, सब लोग उनकी कॉपी करके रिसर्च करते हैं सर। मैं झारखंड बिहार में ऐसा जानता हूँ कि अगर आप क्लास 1 में फेल हो सकते हैं, पीएचडी में कोई फेल नहीं होता। नहीं होता, वो डिपेंड करता है मतलब उस पे, लेकिन नहीं सर अभी थोड़े चेंजेस हो गए, कभी फेल हो सकता है जी। लेकिन आज से 5 साल पहले नहीं, चुके बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो गए, तरीके बदल गए। हाँ सर पीएचडी डिग्री नहीं है, वो तो अवार्ड होता है, उसमें फिर कहाँ से डिग्री है ना, डिग्री क्या हुआ, अवार्ड हुआ तो डिग्री नहीं है। तो मेनली क्या है कि हमें एनईपी का एक वो है कि आप उस ऐसा रिसर्च कीजिए जो ह्यूमन लाइफ में यूजफुल हो, मतलब उसका एप्लीकेशन कहीं पे हो जो एक सोसाइटी को ना इम्पैक्ट करे। जैसे कोडिंग, जो मैं अभी शुरू में कोडिंग की बात कर रहा था, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का हूं मैं,
तो हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं कोडिंग के थ्रू, पेपर भी लिखते हैं तो उसमें हम डेटा यूज करते हैं। तो हम लोग एनालिसिस जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, आर प्रोग्रामिंग है, सी प्लस इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि एनईपी के थ्रू एक ये भी प्लान है कि 6 क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। तो क्लास 6 से ही आपको कोडिंग वहां पे जैसे सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस, डिफरेंट जावा है ना। ये जो ऐप देख रहे हैं आप, ऐप कौन बनाता है? जैसे किसी कंपनी को आप कोई ऐप है, ऐप 5000 में 2000 में बन जाता है आजकल, कैसे बना देता है आप आपके लिए? तो उसके पीछे कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग करता है जावा में या पाइथन में जो भी है, उसके थ्रू चीजें आ रही हैं। ये वेबसाइट है, जितने वेबसाइट आजकल देख रहे हैं उसके पीछे क्या है? कोडिंग है। सब कोड प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके थ्रू चीजें डेवलप हो रही है। तो ये कोडिंग अभी ये भी है कि 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाए जाएंगे सो दैट हम साइंटिफिकली थोड़े स्ट्रांग हो सके। वरना कोडिंग क्या, पहली बार हम लोग कोडिंग कब सुनते हैं? जब आप तो बीएससी या एमएससी कर रहे हो तब कोडिंग सुनते हैं, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो उस तरह से है। तो आप मल्टी करिए, आप अपने फील्ड में भी आप सीख सकते हैं वो चीजें। तो एक तो हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाना है हमें। उसके बाद प्रमोशन ऑफ डिजिटल लर्निंग, जो आप कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी खा जाता है, तो सरकार ये कह रही है कि आप भी टेक्नोलॉजी सीखिए, मतलब आप पीछे मत रहिए। हमें भी टेक्नोलॉजी सीख के उसका एक बेटर यूज करना है टू प्रोड्यूस आउटकम। तो हमें आउटकम प्रोड्यूस करना है कि टेक्नोलॉजी को एक बेटर यूज आप कैसे कर सकते हैं। आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, लेकिन आप रिसर्च में उसको एक बेहतर एक इथिकल इस्तेमाल कीजिए, अनइथिकल नहीं कि मान लीजिए हमने वहां से कॉपी किया, हमने कहा हमने लिखा है, वैसा नहीं। तो उसका इस तरह से है कि एक इथिकल यूज कीजिए, उसको साइट कीजिए। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको साइट कीजिए कि ऐसा है, ठीक है। एक तो क्या, प्रमोशन ऑफ डिजिटल लर्निंग एंड इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें हायर एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना। हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी यूज मत कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। क्योंकि हमें सुनो ना, जमाने के साथ चलना पड़ता है, तो हमें तो जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमें टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर लेटेक्स में लिखते हैं। आप लोग शायद, आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे कोई? तो आर्ट्स के हैं ना, साइंस के हैं, तो आप लेटेक्स जानते होंगे सर ना? लेटेक्स कोई नहीं, ओके। तो आप लोग कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं? वर्ड में लिखते होंगे है ना? वर्ड में, या कैसे लिखते हैं? वर्ड में लिखते होंगे ना? वर्ड में। तो मेनली जो लेटेक्स हो गया या मतलब बाकी जो लैंग्वेजेस मैं ये कह रहा हूँ, तो उसमें कोडिंग एक है, लेटेक्स काइंड ऑफ बेसिक कोडिंग है इस तरह से। अब ये वर्ड है इंटरनेशनलाइजेशन। अब हम दुनिया के हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री हो गए हैं, तो है ना बेटा, कि मतलब इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में हाईएस्ट है। हम चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाली हो गई है। हम तीसरी बड़ी, यदि चौथी बड़ी इकोनॉमी है, राइट? अभी 4th पोजीशन पे है, तीसरी बनने वाले ऐसा प्लान किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। हम कुछ सालों में अगले 2029 तक वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन ये टोटल सम है ना, लेकिन आप इंडिविजुअल देखेंगे तो दिक्कत है। एग्जांपल के लिए मैं ऐसा समझा दूं आपको कि एक परिवार में 3 आदमी हैं, उसकी इनकम 100 रुपए है। एक परिवार में 10 आदमी हैं, उसकी इनकम 105 रुपए है। तो ऐसे आपको लगेगा वो परिवार अमीर है, लेकिन पर पर्सन अगर आप देखेंगे तो क्या है, समझ रहे ना? तो वैसा हमारा है। तो हमें एक्चुअली हम इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग समस्याएं वैसे ही डिवाइड करेंगे तो वैसा हो जाएगा। स्टिल हम ये चाहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा इम्पैक्ट भी ज्यादा हो। तो हमें ऐसा प्रोड्यूस करना होगा कि हम इम्पैक्ट ज्यादा कर सके वर्ल्ड पे। मतलब हमारे वो कि हाँ हम अच्छे हैं, या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है या सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, तो हमारा प्रभाव भी हो। तो उस तरह से सरकार कोशिश यही कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ अच्छा कर सके। जैसे अभी आपने सुना होगा तो हमारा, जैसे अभी तक क्या था, जैसे आईआईटी सब लोग जानते हैं। तो हमारी आईआईटी की कोई पता है? हमारे इंडिया के बाहर भी आईआईटीज हैं, आइडिया है आपको? क्या जानते हैं? जैसे अभी 2 आईआईटी है जो इंडिया के बाहर चल रही हैं, आप सर्च कीजिएगा। एक अबू धाबी में है ना, और एक है जंजीबार में। आईआईटी मद्रास जो है उसने एक्सटेंड किया अपना कैंपस जंजीबार में। जंजीबार है कि अफ्रीका में, अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, अफ्रीका के अंदर। और जो आईआईटी दिल्ली है उसने अपना एक ब्रांच शुरू किया अबू धाबी में। तो हमारा मतलब इंडिया में टोटल आईआईटी अभी है 25 है, 23 इंडिया में, 2 बाहर में। तो हम बाहर क्यों आईआईटी शुरू कर रहे हैं? दूसरे देश के बच्चों को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? कोई बताइए क्यों? मतलब हम 2 आईआईटी में बाहर शुरू किया। मेरा एक दोस्त है, क्लासमेट था, जो आईआईटी जंजीबार में फैकल्टी है वहाँ पे, आईआईटी मद्रास का वो करता है। तो उसने वहाँ से पीएचडी किया था। तो क्वेश्चन ये कि हम लोग विदेशों में क्यों अपना यूनिवर्सिटी शुरू, हमारे अपने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ठीक से, तो हम विदेशों में क्यों अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं? मतलब ये सही है गलत है? क्या लग रहा है आपको? सही है? वैश्वीकरण का दौर है सर। हाँ, हम ग्लोबल इंपैक्ट देना चाह रहे हैं। हम वैसे जो पुअर कंट्रीज हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, उसको हम हेल्प कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो उससे ये हुआ कि हम एक तो उन पे इंपैक्ट डाल रहे हैं और
ग्लोबल पे अपना इम्पैक्ट बनाना है कि हम वर्ल्ड को संभाल सकते हैं। आज क्या होता है, अब अभी आपने सुना होगा जैसे मान लो कहीं अमेरिका वो कर देता है तो ऐसा परेशान करने लगता है, क्यों? तो उसके बाद पावर है। तो वो हमें भी उस तरह से, हमें अगर वर्ल्ड में एक बेटर अपनी पोजीशन आए तो उसके लिए पावर अचीव करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम दूसरों की हेल्प ज्ञान के माध्यम से। हाँ, ज्ञान के हम दूसरों को जो पिछड़े हुए हैं, जो अफ्रीका बहुत बैकवर्ड है या वो है, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एनीवे, तो ये जो इंटरनेशनलाइजेशन वर्ड है ना, उस पे इफेक्ट बैटर हम ये भी हमने सुना था कि जैसे हार्वर्ड है या कैम्ब्रिज है, इनको भी हमने इनवाइट किया, हमारे यहाँ कैंपस शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल एक दूसरे में रीच बढ़ेगी, इस तरह से है। नेक्स्ट क्या है, एकेडमिक बैंकॉक, इसी की बात मैं कर रहा था ना, ABCID है ना। तो अभी आप सुनेंगे जो बच्चा आता है एडमिशन लेता है, आप उसको लिखते हो ABCID बनाना पड़ता है। क्योंकि मैं अभी सेंटर में जाकर हूं, तो हमारे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जो एडमिन है वो कहता है ABCID बना के लाओ, आपको सबमिट करना है। तो ये ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट काइंड ऑफ आपका बैंक अकाउंट जैसे पैसों का हिसाब होता है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये हिसाब होगा कि अभी आपने एजुकेशन जो लिया उसमें क्या क्या आपने किया है, उसका रिकॉर्ड है, और किस कोर्स में कितने क्रेडिट के कोर्स हैं। ये क्रेडिट आप लोग समझते होंगे, जैसे हम कोई कोर्स पढ़ाते हैं तो 4 क्रेडिट का कोर्स होता है। एनईपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोई थ्योरी कोर्स है, अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो इसका मतलब हुआ कि हमें सप्ताह में 4 घंटे पढ़ाने हैं बच्चों को। ये थ्योरी कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल है, कोई 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कोर्स अगर है तो आपको 8 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे। ये एनईपी का इंप्लीमेंटेशन, मतलब यूजीसी का एक रेगुलेशन है। जैसे मैं कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूजीसी में, यहाँ पे मैं एमएससी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो एमएससी के जो बच्चे हैं उनको 4 कोर्स पढ़ते हैं तो 16 क्रेडिट हो गए टोटल। तो उस बच्चे को 16 गुने 4 64 आर का पर वीक क्लासेस करना पड़ेगा, थ्योरी क्लासेस। तो 2 क्रेडिट का कोर्स है तो थ्योरी कोर्स है अगर, तो उसको 4 घंटे की क्लासेस पर वीक करनी है, और मतलब टीचर को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है। प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का है तो 4 घंटे पढ़ने थे। एक मतलब 1 क्रेडिट ऑफ प्रैक्टिकल मतलब 2 आवर्स पर वीक, 1 क्रेडिट ऑफ थ्योरी मतलब 1 आवर पर वीक। तो ये एनईपी और यूजीसी का रेगुलेशन है। तो ये उसका हिसाब इस पे रहता है कि कौन सा बच्चा कितने क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट किया है, उसका हिसाब रहेगा ABCID। अब ये वर्ड सर्च कीजिएगा, पीपीटी हम दे देंगे आपको, मतलब मिल जाएगा, सर को बोलेंगे, उनको मैं भेज चुका हूँ, वो भेज देंगे। तो उससे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ऑनलाइन आजकल सब कुछ है, लेकिन हमें देखना है कि हमें जानकारी थोड़ी, क्योंकि आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो बच्चा अगर उसको उस तरह से गाइड करेंगे तो उसके लिए आपको भी इन्फॉर्मेशन जुटाना पड़ेगा। 1 क्रेडिट इनटू, हाँ, मतलब 1 क्रेडिट सर मतलब थ्योरी कोर्स है, तो 1 क्रेडिट मींस 1 आवर पर 2 आवर प्रैक्टिकल में 2 आवर, थ्योरी में 1 आवर। हाँ, तो ये है कि कोई भी कोर्स 1 क्रेडिट का अगर है तो थ्योरी में 1 घंटे पर वीक पढ़ाना है आपको, और अगर प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का कोर्स है तो 2 आवर पर वीक आपको प्रैक्टिकल करवाना है, इस तरह से। तो जैसे जो यूजीसी गाइडलाइन है कि कोई भी मास्टर कोर्स 80 क्रेडिट का होना चाहिए मिनिमम, उससे कम का नहीं हो सकता। मतलब एक मास्टर डिग्री के लिए एक बच्चे को 80 क्रेडिट पूरा करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सिलेबस बनाते हैं तो इसके हिसाब से बनाते हैं कि 4 सेमेस्टर में मुझे 80 क्रेडिट पूरे करने हैं, तो हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट, तो 20 क्रेडिट के अगर 4 क्रेडिट के कोर्स में 5 कोर्स पढ़ाना पड़ेगा मुझे, इस तरह से है। तो उस तरह से करिकुलम डिजाइन होता है। तो करिकुलम, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बना सकते ना, उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से करिकुलम बनाना है। जैसे अभी हम लोग कोर्स हम लोग चलाते थे एमएससी स्टैटिस्टिक्स मेरे डिपार्टमेंट में, अभी हमने आज ही वीसी ने कहा है कि एमएससी डेटा साइंस शुरू करना है। तो अब एमएससी डेटा साइंस शुरू करना है तो मुझे उसके कोर्स करिकुलम बनाने पड़ेंगे कि हम किस सेमेस्टर में कौन सा कोर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कितने ग्रेड के कोर्स रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब अगर आपको भी जिम्मेदारी मिलती है कभी सिलेबस बनाने की या कोर्स करिकुलम बनाने की, तो आपको ये पता मतलब होना चाहिए या होगा ऑलरेडी कि कितने कोर्सेज रखने एक सेमेस्टर में, कितने क्रेडिट रखने हैं, कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। तब बच्चा ऐसे कुछ भी नहीं बना सकता ना, क्योंकि उसके रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके रेगुलेशन हमें जानना पड़ेगा। तो वो जब जिम्मेदारी आएगी तो ऑब्वियसली बताएंगे आपको, या आपको पता होगा ऑलरेडी ये चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ABC। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलाउज सीमलेस मोबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाता हूँ तो वही ABCID ट्रांसफर होगी, हमारी ABCID कॉमन रहेगी कि उसी के बेस पे एडमिशन होगा एक्चुअली। जैसे बोला ना बच्चा छोड़ सकता है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद कंटिन्यू कैसे करेगा, उसका क्या प्रूफ है, कितने क्रेडिट कोर्स किया है, तो वो ABCID पे उसका रिकॉर्ड है, उसी ABCID के थ्रू कंटिन्यू हो जाएगा। ये है इसका। फिर आगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गवर्नमेंट शुरू कर रही है विद फंड इनोवेशन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी। जैसे आप लोग जैसे यूजीसी एग्जांपल के लिए ANRF है, DST आपने सुना होगा, DST या ANRF, ये सब कुछ प्रोजेक्ट देती है, मतलब फैकल्टी के तौर पे आप अलग से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट आता है उस पे आप काम कर सकते हो, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है।
यू ब्रिंग प्रोजेक्ट टू इंस्टीट्यूट, प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, उसका आउटपुट दिखाइए, उसके बदले आपको इंस्टीट्यूट को पैसा मिलता है। तो वैसा गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये शुरू करके, है ना। आगे बढ़ाइए सर। अब देखिए जो मैं शुरू में बात कर रहा था, पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो उसका क्या पॉइंट था, उसमें क्या हाईलाइट किया उन्होंने? उन्होंने हाईलाइट किया था टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च को हाईलाइट किया था, जो एनपीई नाम है उस समय। एनपीई का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, ये जो एनपीई बोर्ड है ना, यहाँ जो 1960 है ना, सो यहाँ पे जो होगा एनपीई क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एनईपी वही, बस वर्ड इधर उधर हो गया है, बाकी वही है। तो वही बस पहले था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लिखा ऑफ एजुकेशन, या जहाँ एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो एजुकेशन वर्ड पहले आ गया है, बाकी तो वही है। बट पहले एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में आई थी, जिसका मोटो था या जिसका जो हाईलाइट कर रही थी टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च को, प्रायोरिटाइजिंग रिसर्च एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन टू टीचर्स, है ना, टीचर्स को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो इनरिच हो सके। फिर दूसरी उसके बाद जो नेक्स्ट आई 1986 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय उनका क्या मोटो था? तो उस समय उन्होंने प्रोमोट टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तो उसमें मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट किया उन्होंने। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट्स, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसको इंक्रीज करना। एंड उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआईसीटीसी। ये एआईसीटीसी क्या है? मतलब एआईसीटीसी कब बनी थी? 1986 में। एआईसीटीसी करती क्या है? टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जी। तो जो रेगुलेट जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उसको रेगुलेट करती है एआईसीटीसी। मतलब उसके रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मैंने कहा यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को चलना है, एआईसीटीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों को चलना, टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको चलना है एआईसीटीसी के रूल के अकॉर्डिंग। और अभी क्या हो रहा है? अब यूजीसी और एआईसी दोनों खत्म हो गया है, अब नया आ गया है हेकी। तो हेकी अब दोनों को एक साथ देखेगी, हायर है ना, जो था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो अब यूजीसी और एआईसी से खत्म हो जाएगा। अभी मतलब हो गई है, आई थिंक पास भी हो गया है, सो उस पे काम चल रहा है। तो वो इम्प्लीमेंट होने के बाद यूजीसी खत्म हो जाएगा और एआईसी खत्म हो गया, हेकी सारा दोनों को अब एक साथ मैनेज करेगी। तो ये एआईसीटीसी आया था 1986 में। उसके बाद और क्या था? कंप्यूटराइजेशन एंड यूज ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर उसमें कंप्यूटर आ रहा था ना नया, तो उसको आपको कंप्यूटराइज करना है, चीजों को नया टेक्नोलॉजी सीखना है, उसमें था स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, टेक्निकल टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, टेक्निकल नेटवर्किंग। तो ये मोटो था एनपी 1986 का। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया इसी में 1992 में, है ना, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, श्योर नहीं हो, नरसिम्हा राव की सरकार। हाँ, तो जी, तो उस समय उनका क्या मोटो था? उन्होंने थोड़े से मॉडिफाई किए उसको। मॉडिफाई करके क्या किया? इंक्रीज ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो उस समय पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को बढ़ाए गए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल टेक्निकल कोर्सेज, अर्लीहुड कंप्यूटर एजुकेशन, स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये थोड़े से उसमें इंक्रीज किया गया। और अभी जो रिसेंट हमारा जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो है एनईपी 2020, जिसका क्या मोटो है? ये क्या प्रमोट कर रही है? ये प्रमोट कर रही है डिजिटल इंडिया, है ना, टेक्निकल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। जो मैंने कहा कोडिंग सिखाया जाएगा बच्चों को बेसिक लेवल से, ताकि वो शुरू से ही इंग्लिश हो, प्रोग्रामिंग को लेके, और जो भी जैसे ऐप वेबसाइट ये सब बन रही हैं कोडिंग के थ्रू। आप कोडिंग से खुद अपना वेबसाइट बना सकते हैं, खुद ऐप बना सकते हैं, ऐप खोलना आप सब बना सकते हैं। ये सब कोडिंग के थ्रू हो रहा है। प्रोग्रामिंग मतलब जो है टेक्निकल प्रोग्रामिंग जो है उसके थ्रू। हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, इनोवेशन ऑफ एआई इन एजुकेशन। जैसा कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी सब खा जाता है, तो अब ये कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई इन एजुकेशन। ये गवर्नमेंट ये नहीं करेगी अब मत यूज करो टेक्नोलॉजी, आप एआई को यूज करो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। तो कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई इन एजुकेशन, आप एआई को यूज करो, मत करो, एआई को यूज करके आप खुद को बेटर बनाओ, आप सोसाइटी को बेटर बनाओ। ये फिर आगे पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप लोग कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के नाम जानते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, स्वयं, मूक है, जैसे एनपीटीईएल है, इस तरह से ये सब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन फ्री में आपको वेबसाइट पे या कुछ नॉमिनल फीस देके आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाती है गवर्नमेंट, जो घर से आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये बिल्कुल पहले से हार्वर्ड और ये लोग भी चलाते हैं अपना, तो उस तरह से गवर्नमेंट भी
तो उसको ये क्या करें, पायलट स्टडीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर रही है ना। अभी आईआईटी मद्रास ने शुरू किया था, आपने सुना होगा ऑनलाइन, आई थिंक बीटेक क्या शुरू किया था, बीएससी डेटा साइंस, हाँ डेटा साइंस शुरू किया ऑनलाइन। मतलब कोई बच्चा अभी आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। जैसे आपके टाइम में समझ रहा होगा 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, अभी क्या है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। कोई बच्चा दोनों कर सकता है, एक आपकी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पढ़ रहा है तो वो ऑनलाइन कहीं से इनरोल होके ऑनलाइन भी कोर्स कर सकता है। 2 कोर्स एक साथ गवर्नमेंट उसको वैलिड मानती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो वो इसको सरकार करीब मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को समझे प्रमोट कर रही है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, वही जिसका नाम लिया था मूक स्वयं जो है, ये सब क्या है, ऑनलाइन टीचिंग है ना, प्लेटफॉर्म है। हम हमारी यूनिवर्सिटी को भी शुरू कर रही है, वो आईआईटी ज्यादातर आईआईटी पहले करती थी। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी एंड डिसेमिनेशन, वर्चुअल लैब्स, देन ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग। तो ये आपका एनईपी 2020 का मोटो है जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद बाकी दोबारा लिखा हुआ वही चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। पहले तो आपसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या लगता है जो अभी की एजुकेशन सिस्टम में क्या चैलेंज है, मतलब क्या मुश्किलें हैं, क्या मुश्किलें लगता है, क्या दिक्कत है, क्या गलत है जिसको ठीक किया जा सकता है, क्या चैलेंज है। क्योंकि एनईपी उसी पे बेस्ड है ना कि पुराने सिस्टम में जो खामियां हैं उसको थोड़ा दूर करने का कोशिश किया इन लोगों ने। पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया सर, एकदम क्लास खत्म हो गया इसमें। अच्छा है ये तो पढ़ाई परीक्षा और एग्जाम इतना ही रह गया सर। एग्जाम दीजिए, परीक्षा लीजिए, रिजल्ट पब्लिश करिए, यही सब रह गया। एक भी क्लास नहीं होते हैं सर, जो भी हो। एनईपी का मोटो ये भी है, कोर्स डेवलप कर दिया गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है ही। जो आपने इंट्रोड्यूस किया है सेमेस्टर सिस्टम में, बच्चे पढ़ेंगे कब ये पता नहीं है, पता नहीं, सिर्फ एग्जाम देने में लगे। बस सर हो रहा है। बच्चे को यहाँ खर्चा हो। जो भी बच्चा है मिड सेमेस्टर में यदि एक भी विषय में फेल है तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर में और सब्जेक्ट का देना होता है। तो बच्चा है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी खामियां सर, अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ जाएगी। एजुकेशन पॉलिसी जो है अमीरों के लिए रह जाएगा सर, वहाँ तक बच्चे गरीब के पहुँच नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं पहुँच पाएंगे सर। एडमिशन लीजिए, परीक्षा लीजिए, एक बार फेल हो जाएगा तो पैसा का अनावश्यक मुश्किल जैसे सबसे अच्छा क्लास सर का भी हुआ है, कंफ्यूज है तो बच्चा क्रिटिकल क्लास हमारे को बेहतरीन। तो बच्चा घर में जो है वो उर्दू में बात करता है, घर से बाहर निकलता है तो उस बच्चे को जो है अपने दोस्तों के साथ हिंदी में बात करता है, और स्कूल में जाता है तो टीचर उसको अंग्रेजी पकड़ा देते हैं। सुबह से शाम तक बेचारा परेशान है कि कौन सा सीखना है, उर्दू पढ़े कि हिंदी पढ़े कि इंग्लिश में समझ नहीं। इसलिए आई थिंक ये प्राइमरी को उन्होंने मतलब उसे जो आपका मदर टंग है उसमें किया गया है, एंड देन बाद में कंपलसरी नहीं है कि लैंग्वेज चेंज करना है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मदर टंग में अगर आप उसको समझा रहे हैं, वो मदर टंग उर्दू लेके वो कहाँ जाएगा, यूएस जाएगा, वहाँ कौन समझेगा उसकी भाषा। तो उसके लिए फिर साइड में या तो बहुत सारी खामियां है, जैसे बहुत सारी जैसे चाइना में लोग चाइनीज में पढ़ा लेते हैं। हाँ, दरअसल बात है कि देखिए यहाँ एनसीटी का है, टेक्स्ट चेंज होता रहता है हमेशा, है ना। मदर टंग में पढ़ाएगा कौन? सबसे पहले तो है कि एक्सपर्ट है नहीं आपके पास। जैसे झारखंड में 9 रीजनल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेजेस है प्लस रीजनल लैंग्वेजेस है, तो उसके पास आपका फैकल्टीज है कि पढ़ाएंगे उस लैंग्वेज में, तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है। उसके बाद है सीबीसीएस, आपका अभी तक सक्सेसफुली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था सब जगह, एनईपी इंट्रोड्यूस करके। एनईपी में स्किल ओरिएंटेड करते करते वो क्या किए कि डिफरेंट सब्जेक्ट को सबके साथ मिला दिए। अब साइंस, आर्ट्स और जो सोशल साइंस है सबको एक साथ कोलैबोरेट कर दिए कि कोई भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या आएगा, कितना साल में आप इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कॉमन सिलेबस नहीं है, कितना जल्दी आप जैसे ही चेंज करेंगे चॉइस बेस्ड जो सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, अभी बच्चे का मन किया कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, तो बच्चा पढ़ लिया हिस्ट्री,
फिर कल उसका मन किया कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, उसमें जा सकता है। नहीं, इधर बच्चे ही खिचड़ी बन जाए। उसके बाद मेन इसका कोर फिलोसफी जो है सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है। सर्टिफिकेट से आप ट्रांसफर एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी तभी कर सकते हैं जब कॉमन सिलेबस होगा। झारखंड में कॉमन सिलेबस नहीं है, मान लेते हैं सभी यूनिवर्सिटीज का यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं रहने से जो पेपर आप जो क्रेडिट मान लेते हैं कुल्हान में आप कंप्लीट किए या अभिनव भवे में, वही क्रेडिट आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में, तो क्या आप उसको ला के यहाँ पे फिर से डिप्लोमा में उसी चीज को आप डबल क्रेडिट में लेंगे? तो एनईपी में कुछ प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस नहीं है, करिकुलम नहीं है, वो सब देखना पड़ता है। तो उसको यूनिफॉर्म सारी यूनिवर्सिटी में करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 क्रेडिट मान लेते हैं सोशल प्रॉब्लम या किया पढ़े, फिर हम सर्टिफिकेट कोर्स ले लिए जाके डिप्लोमा करेंगे हम मान लेते हैं मेरिट यूनिवर्सिटी से, और वो उस समय में वहां पे पढ़ा रहे हैं सोशल प्रॉब्लम ही नहीं किया, तो सेम क्रेडिट को हम कैसे उसको फिर से करेंगे, परसीव करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे तो सिलेबस यूनिफॉर्म सबका होना चाहिए, तो बच्चा जब चेंज करेगा तो इंप्रूव करेगा इस हिसाब से। कॉलेज से बच्चे पूरा गायब हो गए। अच्छा, एडमिशन भी कम है, इसका एनरोलमेंट इसका प्लान है 2035 तक 100% बच्चे एजुकेशन में आए, मतलब हमारे 100% बच्चे हायर एजुकेशन में आए, ऐसा इसका मोटो बोला गया है उसमें जो एनईपी का ड्राफ्ट है उसमें ये चीजें। हायर एजुकेशन के बच्चे 2035 तक आ तो जाएंगे, नौकरी कहाँ मिलेगी उसका क्या है? नौकरी का फिर आज के डेट में तो बच्चे इसलिए परेशान हैं कि वो कोर्स कर रहे हैं, हमको नौकरी मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी नौकरी नहीं, आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? चैलेंज तो नौकरी का सबसे बड़ी उससे नहीं कुछ होगा, आप स्वयं सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और क्वालिटी में कमी हो बच्चा कहीं जा रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बेसिकली आप पढ़ा क्या रहा है यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब स्किल बेस्ड एंड जॉब बेस्ड एजुकेशन मतलब उसके साथ होना चाहिए। स्किल तो ठीक है, स्किल को हाई फोकस किया गया इसमें, लेकिन उसके लिए जॉब भी होना अच्छा प्रोग्राम देखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ टीचर है, इसको हमारे बिहार में इसको रोक दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर को पूरा करना चाहिए। सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, 100% सपोर्टर आप बताइए सर। हाँ, ये तो पीपीटी में देखिए क्या है, तो ये कहना चाह रहा है चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसके क्या चैलेंज है वो बताना चाह रहा है। तो ये मैंने उठाए उसी उससे, तो ये कह रहा है आउटडेटेड माइंडसेट है, मतलब जो माइंडसेट अभी आउटडेटेड हो चुका है तो उसको थोड़े रिसेंट मतलब क्या बोलते हैं जमाना के हिसाब से सोचने का है। फिर मतलब ये जो लिखा हुआ है उसमें ना एनईपी के उसमें है क्या चैलेंज है हमारे पास था, क्यों एनईपी लाना पड़ा, तो उसके लिए आपको ये जजमेंट दिया गया है कि आउटडेटेड माइंडसेट है या प्रोसेस जो मिसअलाइंड है विद 21 सेंचुरी रिक्वायरमेंट, जो आज के जमाने के हिसाब से जो थिंकिंग चाहिए तो उसके हिसाब हाँ 21वीं सदी के हिसाब से जो चाहिए वो मिसअलाइंड है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है एनईपी की। क्यों जरूरत है मतलब ऐसा बताया गया है। फिर फैकल्टी शॉर्टेज, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट का फैकल्टी नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे, है ना, तो फैकल्टी शॉर्टेज हो गया, या अनक्लियर रोल्स ऑफ एकेडमिक स्टाफ, तो ये सब चैलेंज है। फिर अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट, जो ग्लोबल टैलेंट को हम अट्रैक्ट करें, या हमारे हिसाब से हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, या मान लीजिए बिहार के बच्चे दिल्ली मुंबई में जॉब कर रहे हैं, झारखंड के बच्चे वही है ना दिल्ली में बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, या इंडिया के बहुत अच्छे बच्चे यूएस में जॉब कर रहे हैं, तो हम जो ग्लोबल टैलेंट है हमारे यहाँ के उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो सब उसमें बोला चाह रहा है, तो बोलना चाह रहे हैं। लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी कल्चर मोर ऑन प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, एंड देन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ये उसके चैलेंजेस हैं कि आपके माइंडसेट मान लो हमारा पुराना है तो हमें नए जमाने के हिसाब से सोचना पड़ेगा, इसलिए एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। या जो फैकल्टी शॉर्टेज है उसको मतलब उसको अपडेट किया जाए, या मान लीजिए अनक्लियर रोल है स्टाफ का तो उसको है ना रोल दिया जाए, या जो ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करें हम, तो ये सब कुछ चैलेंजेस बता रहा है। या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको इजी बनाया जाए, तो ये मतलब ऐसा बताना चाह रहा है। नेक्स्ट प्लीज।
फिर कह रहा है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020। अब 2020 के क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, मतलब किसके बेस पे एनईपी का फ्रेम किया गया। पहला है एक्सेस, जो पहला प्लान है एक्सेस मतलब रीच, पहुंच, है ना, कि पहुंच है। क्या कहना चाह रहा है, इंश्योरिंग दैट all learners have access to quality education at all levels regardless of socio-economic background and geography और gender। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एनईपी 2020 का मोटो क्या है, या समझे कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। तो इनके हिसाब से ये है कि ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट हैं सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले हर लेवल पे, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, किसी भी सोसाइटी से आता हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो बहुत खराब हो, उसको भी इक्वल एजुकेशन मिले, है ना, मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, ज्योग्राफी कुछ भी हो और जेंडर कुछ भी हो। तो एनईपी का, क्योंकि ये सारे कंटेंट एनईपी से उठाए गए हैं, है ना, तो ये उसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, वैसा है। तो ये एक तो पहला एक्सेस है कि ये चाहते हैं किसी भी सोशल बैकग्राउंड का बच्चा हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन पे हो, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है एनईपी का। दूसरा पॉइंट है इक्विटी एंड इंक्लूजन, है ना, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है ना। जैसे आपने पता है, बताइए इक्वालिटी और इक्विटी, तो इंग्लिश हालांकि वर्ड है, तो इक्विटी का हिंदी पता नहीं। इक्विटी होता है काइंड ऑफ डीलिंग व्हिच यू आर डूइंग, और इक्वालिटी एंड इक्वालिटी वो सोशल लेवल। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा इक्विटी का ऐसा समझ सकते हैं, मतलब कोई कमजोर है तो उसको थोड़ा आप सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं इक्विटी। इक्वालिटी में ये है कि मतलब हाँ समानता, सबको हम समान मानते हैं, तो वैसा है। इक्विटी में कि जो कमजोर है उसको हम थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, वैसा काइंड ऑफ समझ सकते हैं। तो ये इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो ये दूसरा इनका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि स्पेशल अटेंशन टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो लोग थोड़े पुअर है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, जो सोशली बहुत अपलिफ्टेड नहीं है या इकोनॉमिकली बहुत, है ना, अपर लेवल पे नहीं है, उनको एडवांटेज दिया जाए, मतलब वैसा हेल्प किया। ये मतलब इसका तो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इसके बेस पे बनाए गए हैं टू एलिमिनेट डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन एक्सेस, रिटेंशन एंड आउटकम्स। अब ये आप जानते हो कि जिनके पास पैसे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, है ना, जो बच्चे जिनके पास नहीं है एक्सेस है उतना फाइनेंशियल, तो सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी क्वालिटी एजुकेशन स्कूल का स्पेसिफिक लो है, कॉलेज का तो चलो ठीक ठाक है ना, वैसा है। तो स्कूल्स का ये कहना चाह रहे हैं, इसको ये दूर करना चाहते हैं, किसी भी इकोनॉमिक लेवल का बच्चा हो उसको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन हो, है ना, वैसा कुछ। फिर नेक्स्ट है क्वालिटी, है ना, नेक्स्ट क्या है क्वालिटी, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग एट ऑल लेवल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एट मीट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो सरकार का ये मोटो है। नेक्स्ट है सर, मतलब ये तीन चीजें हो गई। चौथा ये हो गया अफोर्डेबिलिटी, मतलब जो ये पॉइंट आप लोगों ने उठाए हैं कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कॉस्टली हो गया है, लेकिन अब ये सरकार क्या है, अब तो ये तो फ्री कर दे सब कुछ, तो आसान हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आज उसमें ऑटोनोमस बना रही है, मतलब सरकार ये कह रही है इंस्टीट्यूट को कि आप अपना फंड खुद जुगाड़ करो, या तो आप प्रोजेक्ट लेके आओ किसी आइडेंटिटी को उससे इंस्टीट्यूशन से या बच्चों से फीस लो। तो चूंकि यूनिवर्सिटी खुद पैसे से चलेगी, अपने पैसा सरकारी क्यों ना, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी को ये बोल दिया गया। सर पिछले 15 साल में इंडिया में आप डाटा उठा के गूगल कर लीजिए, जी सर, 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सेंटर खुले हैं या यूनिवर्सिटीज खुली हैं। और आज की डेट में कंडीशन ये है कि जितने भी सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा जी, क्योंकि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने वहाँ का भी स्ट्रक्चर देखा, लेकिन मैं बिहार में इस समय नौकरी कर रहा हूँ। जी, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितना अंतर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन नहीं है। बिहार में गया में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ, उसका एक लेवल दूसरा है, मगध का एक लेवल दूसरा है। तो सर ये जो डिस्पैरिटी है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पे, सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए टीचर को कि समय से हम लोगों को तनख्वाह मिल सके, और ऊपर से ये है कि जो प्राइमरी और इंटर में पढ़ा रहे हैं लोग उनको डिविएट कर दिया कोरोना टाइम से कि आप गिनती करिए कितना पेशेंट आया है, और चुनाव में आपकी ड्यूटी लग गई तो उधर ड्यूटी लग गई। जब टीचर को डिविएट कर दिया तो फोकस कहाँ से करेगा एनीथिंग पे। और दूसरा चीज ये है कि जिस बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर उसके पास पैसा है तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पैसा लेके पढ़ेगा कि आप क्या पढ़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहीं पे देखिए इसी क्लासरूम में स्मार्ट क्लास नहीं है, हम और आप किसी कमरे में देखिए इसमें पढ़ा रहे हैं, वही कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, यहाँ पे जाके देखिए स्मार्ट क्लास लगी है, तो बच्चा वहाँ पढ़ेगा कि यहाँ आके पढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है गवर्नमेंट को, ये चैलेंज है। और ठेके पे सर टीचर की नियुक्ति हो रही है, हमको कॉन्ट्रेक्चुअल चालू हो गया, 200 टीचर भर दिए गए यूनिवर्सिटी में 9 महीने के एग्रीमेंट पर, उनसे भी बैक
बैकडोर पैसा लिया गया 2-5 लाख रुपया, सबको पता है क्या कंडीशन है। तो वो टीचर क्या पढ़ाएगा बेचारा, वो 2 लाख दिया तो 2 लाख वसूल देगा कि पढ़ाएगा। और ये स्थिति हर जगह है, झारखंड की मैं नहीं कर रहा, बिहार की मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ वहाँ पे ऐसा ये बोल रहे हैं नेतृत्व करिए। वास्तविक स्थिति यही है, एजुकेशन बोर्ड का सही संचालन सर कर रहे हैं, एकदम यही होना चाहिए। ठीक है सर, आप नहीं भाई सर, यही सब एक्चुअली आपको समाज में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो समाज जैसा है या ऊपर जो लोग हैं, तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो ऐसा है ना। सर हम और आप दबाव में हैं ना, हम सब आप सुप्रीम की जाति का आप सब कर लीजिए। ये लागू नहीं किया गया, थोपा गया है। जैसे रहो तो चलो। अब सरकार तो आपने ही बनाया ना, तो सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही है। ठीक तो सरकार होना चाहिए। उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसा समाज रहेगा प्रोटेक्ट तो वैसे ही होगा सर। आप देखेंगे ना, तो एडीपी बनी थी तो 2016 में गवर्नमेंट ने पब्लिक किए थे और लोगों से फीडबैक मांगे थे, अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से चीजें हुई हैं, लेकिन वही थी फीडबैक सबसे तो नहीं लिया गया है। सर फीडबैक तो वैसे होता है ना सर, जैसे भी एसआईआर चला, हाँ उसमें एसआईआर में सर पता है क्या हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें फीडबैक में किया गया। मैं भी और ये मेरे साथ भी ये भी है, मैं 10 साल यूनिवर्सिटी नोएडा में पढ़ा और 2 साल बिट्स पिलानी में था, 12 साल। वहाँ पे बच्चा पैसा देके अपने घर की जमीन बेच के पढ़ने आ रहा है, और आपके यहाँ फ्री में दिया जा रहा है, कभी भी बच्चा नहीं आ रहा है। जमीन बेच के वहाँ पढ़ने जा रहा है, आपके यहाँ फ्री में पढ़ने नहीं आ रहा है। हाँ है ना, जैसे यूएस में जैसे आप देखेंगे MIT है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको MIT वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, आप देखेंगे तो वही प्राइवेट है एक्चुअली, जैसे इंडिया में MIT हो गया, उस काइंड ऑफ है MIT। तो वैसे है, तो ये लोग लेकिन वही है, यहाँ से लोग जाते हैं ना, सब खेत बेच के जहाँ से भी वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो मैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है लोग उसके लिए कॉस्ट पे करते हैं। अब गवर्नमेंट के सिस्टम में मतलब उसमें जिम्मेदार लगता है गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन हम भी तो गवर्नमेंट मतलब जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम और आप क्या करेंगे, हम आप बोलेंगे तो कल को मुकदमा कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया तो कौन बोलने जाएगा। नहीं मतलब हाँ ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमें सोचना होगा सही रास्ता क्या है, उसका निकालना अगर पड़ेगा। किसी बच्चे के ड्यूटी लगता है तो यूनिवर्सिटी के फोन या आपको मतलब कोई रास्ता होगा जिससे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप आइए आगे, आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, ठीक से एक रास्ता है इसमें तो और बड़ा घपला है। तो दिक्कत क्या है कि वहाँ कुर्सी बजा के सब ऐसे हो जाते हैं, बाहर सब ऐसे हैं, तो वो ठीक है मतलब सर आज की डेट में अपॉइंटमेंट भी ये देख के होती है कि आपके पास फॉरेन की डिग्री है या नहीं है। अगर आपके पास फॉरेन की डिग्री है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो या आपका प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ वो पहले प्रीफर किया जाता है कि वो भले दुबई से पढ़ के आया, नेपाल से पढ़ के विदेशी डिग्री है, अगर किसी अच्छी जगह से पढ़ के आया तो पहले उसको प्रीफर किया जाएगा, आपको मार्केट हम लोग सारे जो यूनिवर्सिटी का जो है ना, डिस्पैरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये सब लाइफ प्रिंसिपल है। अफोर्डेबिलिटी आप समझते हैं, अफोर्डेबल मतलब ऐसा बनाया जाए एजुकेशन को, मतलब सरकार अपने लोगों की कोशिश कर रही है, तो बताना चाह रही है कि हम एजुकेशन को चाहे अफोर्डेबल बनाना, है ना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट की, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। इसका क्या मतलब है, इंकरेजिंग ऑफ फ्लेक्सिबल कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, तो इंकरेजिंग ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ब्रॉड बेस्ड education that includes the arts, science, humanities and vocational skills subjects। साइंस के साथ आर्ट्स मिला करके मतलब साइंस में खुद ही इतना टाइम देना है कि उसमें फिर आर्ट्स भी और कॉमर्स भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। वोकेशनल भी उसमें क्योंकि हम लोग के सिस्टम पढ़े थे, हमें पता है कि आर्ट्स ये, कॉमर्स ये, साइंस ये। अब जो बच्चा पढ़ा होगा ना उसको आगे पता ही नहीं होगा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या है। सरकार वो नहीं कर रही है, सरकार अब ऐसा नहीं, हम लोग पढ़े हमें पता है कि आर्ट्स में ये आता है, साइंस में ये आता है, कॉमर्स में ये आता है। अब सरकार ये कर रही है कि उसको कोई डिफरेंस नहीं है, उसके पास सब्जेक्ट्स है, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। और साइंस में तो खुद ही इतना टाइम देना है पढ़ने के लिए और उसको उसमें घुसा दिया दूसरा सब्जेक्ट। मतलब आपके पास साइंस वाले स्टूडेंट करेगा, मतलब पहले स्ट्रीम था आपके पास, अब सब्जेक्ट्स हैं। आप मान लो आपके पास 50 सब्जेक्ट सब मिला के है, तो उसमें 3-4 चुन लो, ऐसा वाला कोई भी चुन लो आप, ऐसा है। फैकल्टी यूनिवर्सिटी में उसकी होंगी, आप वो जाके पढ़िए, ऐसा कुछ बनाया जा रहा है एक्चुअली। मैं तुम्हारे बाबर अगर पढ़ेंगे सर
ना शॉर्टकट में सब खिचड़ी बना दे। दूसरा प्लान है वही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस, है ना, ऑफरिंग स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस, जो कह रहे थे कि ऑफरिंग स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस एंड लर्निंग पाथ्स विद मल्टीपल एग्जिट पॉइंट, है ना, कहीं भी वो निकल सकता है, एंड ऑप्शन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और बाद में फिर चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सरकार दे रही है। नेक्स्ट सर, तो इसी में आप इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम स्टॉप करेंगे। बाकी आप बहुत पेज 70 पेज है, मैं 8-10 पेज भी कवर नहीं किया हूँ, 70 पेज का ये स्लाइड है, आप देख सकते हैं। तो इसको बस हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल, फिर हम स्टॉप करेंगे। इसको भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, वो सर के पास है, सर भेज देंगे, ग्रुप में आपको भेज देंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, है ना, उसमें क्या है कि प्रमोटिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन लर्नर्स, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोल लर्निंग। तो मैं ये कहना चाह रहा कि आप ऐसा एजुकेशन को जो इनोवेटिव हो, जो कुछ नया आप कर सके, है ना, उस तरह से। नेक्स्ट है इथिकल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, सो emphasizing on importance of ethical values, human rights, gender equality, environmental sustainability along with a sense of national pride। एक्चुअली क्या है, एनईपी कागज में है, इंप्लीमेंट हम लोग वही करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी इंप्लीमेंट करेंगे ना, क्योंकि टीचर्स तो इंप्लीमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट करेगी, यूनिवर्सिटी हम लोग चला रहे हैं, टीचर्स चला रहे हैं, तो हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा, फिर उसको। ये तो गवर्नमेंट अपना पॉइंट रख रही है, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया, कमेटी में मान लो 15 लोग थे, 15 लोगों ने मिलके लोगों से सलाह ली, तो उसके हिसाब से एनईपी आपको दे दिया, जैसे आप कह रहे थोप दिया, तो आपको दिया। अब हमें गवर्नमेंट ने कहा कि इसके हिसाब से इंडिया चलेगा, तो हमें उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके हिसाब से अब एक्सेप्ट करना होगा, फिर जाके सिस्टम चलेगा। ये चीजें हैं, हाँ ढलना होगा ना, क्योंकि मतलब एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, एक कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाया एनईपी का, एनईपी ने उन्होंने अब कमेटी को 2 साल का टाइम दिया गया, 2 साल में उन्होंने डिफरेंट जगह पे जो भी सर्वे और ये सब किया होगा, उनको जो सलाह मिला उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाया उन्होंने। अब रिपोर्ट हमें दे दिया गया, सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया इस रिपोर्ट को, तो अब हमें काम है कि हमें पढ़ना है, समझना है सरकार के पर्सपेक्टिव को, और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि अपोज कर सकते हैं, करना भी हमारा राइट है हालांकि, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम एजुकेशन को कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमने सरकार चुना है, सरकार ने ये रिपोर्ट दिया है, तो हमें इस रिपोर्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि समझना होगा और सरकार के विजन के अकॉर्डिंग कोशिश करनी चाहिए, अगर हो सकता है तो। ये है, क्योंकि सरकार ने ये पॉइंट्स रखे हैं, अब इसको इंप्लीमेंट तो हमें कर देना, वही तो हर स्कूल में जाएंगे नहीं, या जो कमेटी में 15 लोग हैं जो कि जज होंगे, आईएएस होंगे, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, तो वो लोग तो हर यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। तो ये है कि हमें दे दिया गया, हमें पढ़ना है, समझना है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, यही कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब है। बाकी इथिकल वैल्यूज, अब जानते हैं इथिकल वैल्यूज तो मैंने कहा कहीं से कॉपी कर लिए, बाद में अपने नाम पे छाप लिए, तो ये अनइथिकल हो गया। तो इथिकल वैल्यूज डेवलप करना है लोगों में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डेवलप करते हैं कि जेंडर में डिफरेंस ना हो, कास्ट के बेस पे भेदभाव ना हो, है ना, तो वो सब ना हो, ऐसा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट रीजंस। ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट है ना, डिफरेंट रिलीजन हो या डिफरेंट रीजन हो, डिफरेंट लैंग्वेज हो, डिफरेंट कल्चर हो, आप सबको रेस्पेक्ट करना है ना, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट एंड फोर्सिंग द अप्रिसिएशन फॉर कंट्रीज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है एनईपी का। और है सभी, बाकी 2 और है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइडिंग प्रिंसिपल 2 और है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट कह रही है कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन, आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, जो भी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, उसको आप यूज कीजिए, मतलब आप भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, और उसको यूज करके कुछ आउटपुट जनरेट कीजिए जो सोसाइटी को बेनिफिट करे, उस तरह से। तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन एंड नॉट लेवल टू improve access, teaching and administrative efficiency। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए ताकि आपकी टीचिंग इंप्रूव हो, एडमिनिस्ट्रेशन आपका इंप्रूव हो, और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, मतलब जो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्रूव कीजिए, है ना। जब पहले पेपर में काम होता था, कंप्यूटर पे हो रहा है, अब कंप्यूटर को और बेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि चीजें और आसान हो जाए, ये देखना है। और लास्ट है कंटिन्यूअस रिव्यू एंड रिवीजन, है ना, ensuring that education policy and practice are continuously reviewed and improved to keep on with changing needs and conditions। जो आप लोग कह रहे हैं थोपा गया है, तो ये भी एक
ओपन रास्ता खोला हुआ है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये नहीं कि हमने आपको दे दिया और यही है, कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस रिव्यू होगा एंड इसका रिवीजन किया जाएगा। जो आपके सलाह आएंगे, जो आप पॉइंट रखेंगे, उसको कंसीडर करके फिर रिवाइज किया जाएगा इस पॉलिसी को। सो देयर आर इंश्योरिंग द एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आर कंटीन्यूअसली रिव्यूड। इंश्योर कर रही कि इसको रिव्यू किया जाए, देन इंप्रूव किया जाए जरूरत के हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा सरकार कमेटी बनाई, कमेटी ने दिया, आप उसका सलाह देंगे, उसके हिसाब से अगली पॉलिसी जो बनेगी तो उसके हिसाब से इंप्लीमेंट होगा सोसाइटी के नीड के हिसाब से। ये चीजें तो आई थिंक इतना ही आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा एंड थैंक यू आप लोगों का। बाकी पेज तो बहुत ज्यादा है, तो बढ़ाइए आगे क्या है, बहुत सारी चीजें मेरा भी सर फोटो सर के साथ ये सब आप भेज देख सकते हैं और बहुत सारे points हैं जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये ग्रुप पर भिजवा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल भिजवा हाँ देंगे सर का सबको। बहुत अच्छा रहा। तुमको भेज चुका हूँ आज का क्लास ठीक है, थैंक यू। आप लोग बहुत इंटरेक्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं।